नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देखिए, चौतरफा तैयारी तो नए साल के सेलिब्रेशन की। हर तरफ ट्रैफिक जाम लग गया भाई। दिल्ली से जिधर निकलिए उधर जाम दिख रहा है। पहाड़ जाम, अयोध्या जाम, बनारस जाम, सब जगह जाम। और उसकी रिपोर्ट तो दिखाएंगे ही, लेकिन आज आपको वो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें हम नरेंद्र मोदी के टारगेट 2026 की बात करेंगे। सबका टारगेट होता है ना जी कि भाई क्या करना है, नहीं करना है नए साल में। दो चीजें होती हैं न्यू ईयर पर, न्यू ओथ लेते हैं और ऐसे ही टारगेट भी सेट करते हैं कि भाई इस साल तो ये कर ही देंगे, अपना घर खरीद लेंगे, बच्चों की शादी कर देनी है, नए साल में नौकरी बदल लेंगे, वगैरह वगैरह चलता रहता है। ऐसे ही क्या नरेंद्र मोदी ने भी टारगेट सेट किया हुआ है 2026 को लेकर? नरेंद्र मोदी अब देश को ऐसा क्या डिलीवर करने जा रहे हैं जिससे 2026 में भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा? आज पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में एकदम नेक्स्ट लेवल की बात होगी और इस बात का जवाब भी मिलेगा कि मोदी ने क्या किया और मोदी के सामने 2026 में कौन कौन सी चुनौती है जो बिल्कुल सामने खड़ी है, या मैं तो कहूंगा कि ऐसी चुनौती दिन ब दिन जो बड़ी होती जा रही है। अब भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही हो। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। আমি মমতা ব্যানার্জি আপনাকে মুর্শিদাবাদে 2011 একটা পেয়েছিলেন। संख्यकों के साथ जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। मैं जैन जी की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। यकी है खुद पर ऐसा कि दरिया बहा दे, मगर तेरे एतबार पर भी भरोसा करना है उसे। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 में राष्ट्र धर्म की डगर पर विश्वास के साथ चलेंगे, मगर इस दरमियान बॉर्डर और विकास की सीढ़ियां चढ़ते हुए एंटी इंडिया कैंपेन से लेकर तुष्टीकरण के नैरेटिव को फेल करने का चैलेंज भी उनके सामने है। सवाल है कि मोदी इसमें कितना सफल होंगे, खासकर तब जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम पर नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। संगठन के स्तर पर बदलाव के बाद बीजेपी के सामने कई राज्यों में अग्नि परीक्षा है और ट्रंप टैरिफ वाली समस्या से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल पाई है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझिए, फिर 2026 के लिए मोदी प्लान का संपूर्ण खाका भी बताएंगे। 2014 से पहले करीब 25 करोड़ देशवासी ऐसे थे जो सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में थे। 25 करोड़। आज करीब 95 करोड़ भारतवासी इस सुरक्षा कवच के दायरे में है। जिस सुरक्षा कवच के दम पर मोदी हिंदुस्तानियों का दिल जीत रहे हैं, वो बांग्लादेश में हिंदुओं को नसीब नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक आजादी तो बहुत दूर की बात। पहले दीपू दास और फिर अमृत मंडल की लिंचिंग से यह सवाल मुंह बाए खड़ा है कि 2025 वाली तस्वीर क्या नए साल में सूरज के उदय के साथ थम जाएगी, या फिर जुल्म सितम का चैप्टर बदस्तूर जारी रहेगा? और इसका कितना असर पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा, जहां सत्ता के समीकरणों के लिए एक अलग लाइन खींची जा रही है। लगता है सत्ता के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, दूसरे तरफ ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या को नौकरी दे रहे हैं। इस पर जांच होनी चाहिए और उसको हटानी चाहिए। इसके लिए ममता बनर्जी को ही
एक अनाउंस करना चाहिए, लेकिन वो करेंगी नहीं। वोट की लालच में बांग्लादेशियों का मुख्यमंत्री बनना चाहती है। पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है, इसीलिए बहुत ज्यादा सियासी तनाव है। दिलों की टकराहट जुबान पर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ है एंटी मोदी खेमा, जो नाकामी की स्क्रिप्ट नॉन स्टॉप पढ़ रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी पूरी तरह से फेल हो गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर बीजेपी ने फतह हासिल की। ओडिशा में बीजेडी की 24 साल की बादशाहत को ध्वस्त कर बीजेपी ने सत्ता पर अपना कब्जा जमाया और बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठजोड़ बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। नरेंद्र मोदी को भरोसा है कि भगवा परचम इसी तरह से लहराता रहेगा और बंगाल फतेह बहुत ज्यादा दूर नहीं है। गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है, तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते छाई बीजेपी ताई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी उभार की बड़ी वजह मोदी सरकार की योजनाएं और सटीक रणनीति रही है। लेकिन यह बहुत बड़ा सच है कि जिस तरह ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों को अपनी ताकत मानकर हिंदू हितों को इग्नोर कर रही हैं, उसने हिंदुत्व की राजनीति को पैर पसारने का मौका दिया। मोदी इस मौके को 2026 में हर हाल में लपकना चाहते हैं। 2016 में बीजेपी की 3 सीटें थीं, फिर 2021 में बीजेपी को 77 सीटें मिली। तो सवाल ये कि 2026 में बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? 10 साल पहले की 3 सीटों के आंकड़ों को इस बार न सिर्फ 3 अंकों में पहुंचाने की पुरजोर कोशिश बीजेपी कर रही है, बल्कि सत्ता की कुर्सी से ममता बनर्जी को बेदखल करने की भी प्लानिंग है। मुद्दा वही सर्वोपरि है, जैसे बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न और पश्चिम बंगाल में हिंदू हेट का आरोप। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর, তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমিও একটু দেশটা চষে বেড়াবো। 2011 से लेकर मौजूदा सफर तक ममता बनर्जी ने बहुत धूप छांव देखी है, सियासी दांवपेच में भी बदलाव किए, मगर इस बार उनका राजनीतिक भूगोल डगमगाया सा लगता है। ममता की खिसियाहट और बौखलाहट महज इसलिए नहीं कि उन्हें सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी से मिल रही है, बल्कि अपने पुराने साथियों के हाथों भी जमीन खिसकने का डर है और इसमें उन्हें फिलहाल हुमायूं कबीर के रूप में बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद का ऐलान कर हुमायूं कबीर ने जब मुस्लिमों की भीड़ जुटाई तो ममता को समझ आया कि बेलडांगा में मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा, बर्धमान और मेदिनीपुर से लेकर 24 परगना से इकट्ठा हुई भीड़ असल में 33% मुस्लिमों के दूर छिटकने का कारण बन सकती है। और फिर हुमायूं कबीर की नई पार्टी का असदुद्दीन ओवैसी और नौशाद सिद्दीकी के साथ संभावित गठजोड़ भी उन्हें भारी डेंट पहुंचा सकता है। नतीजा ये कि दीदी ना तो मुस्लिम वोटों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही हैं और फिर सॉफ्ट हिंदुत्व भी हिचकोले खाने लगा है।
29 दिसंबर को कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में 15 एकड़ एरिया में दुर्गा आंगन की नींव रखने की तैयारी थी। ममता सरकार इसे मां दुर्गा का सबसे बड़ा मंदिर परिसर प्रोजेक्ट कर रही थी, लेकिन बीजेपी के हिंदू वोट बैंक पॉलिटिक्स की काट निकालने चली ममता पलट गई और दुर्गा आंगन से जुड़ा काम चुपके से रोक दिया गया। वजह क्या? हिंदुओं को मोदी के करीब और खुद से दूर जाता देख ममता ने ऐसा किया। हुमायूं कबीर ने कहा है कि अगर यहाँ दुर्गा मंदिर बनेगा तो हम सड़क पे उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उसका बात है, हम लोग वो उसका बात है, वो सब ड्रामा है, वो सब ड्रामा बस। कमजोर है, वो नहीं कुछ कर सकता। जो करेगा हुमायूं कबीर करेगा या ममता करेगी, और कौन करेगा? एक साधारण परिवार के मुखिया से पूछिए कि परिवार में सबको साथ लेकर चलना वो चाहता तो है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे आसान होता है अपने अधिकार गिना देना कि भाई ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है। सबसे मुश्किल होता है अपने कर्तव्य याद रखना। जब एक परिवार को सपाट चलाना संभव नहीं, तो फिर प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश चलाना कैसे सपाट रह सकता है? लेकिन जिम्मेवारी भी तो उन्हीं की है। लिहाजा आपकी परीक्षा तब होती है जब आप कम संसाधन में भी सबको समेट कर चलते हैं। नरेंद्र मोदी के सामने 2026 में यह बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस देश के मुसलमानों को लगातार उनके दिमाग में यह फीड किया जाता रहा है कि मोदी दुश्मन है। 2026 में मोदी देश की आबादी में 20% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले मुसलमानों को कैसे साथ लेकर चलेंगे? वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं, और पूरा का पूरा फायदा वो ही 2-3 अरबपतियों के लिए है। वोट चोर और मुसलमान वाला नैरेटिव काम नहीं कर पाया, तो मनरेगा के बहाने राहुल गांधी ने नए साल की शुरुआत से पहले ही नया चैलेंज देना चाहा, मगर मोदी पर होने वाले इसके असर को कांग्रेस में ही कमजोर कर दिया गया। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट ने बता दिया कि असल में 2026 को हिंदुस्तान की सियासत में किस नजरिए से देखा जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह टक्कर देने की कोशिश या फिर मोदी की संपूर्ण स्वीकार्यता। देखिए, मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। आपको गलत फहमी है, मैंने तारीफ की है संगठन की। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। संगठन में बदलाव बीजेपी ने भी किया है और इस बदलाव को मोदी मिसाल के तौर पर पेश करना चाहते हैं। हालांकि क्या नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकेगा? क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में भी चुनाव होने हैं। इनमें से असम और पुडुचेरी को छोड़ दें तो 3 बड़े राज्यों में बीजेपी कभी सरकार नहीं बना पाई। एक तरह से कहा जाए तो हिंदी पट्टी राज्यों की तरह यहां वो जन समर्थन नहीं मिल सका जिसकी आस बीजेपी इस बार लगा रही है। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भगवा पार्टी के जोश को बढ़ाने का काम किया। गुजरात में बीजेपी संगठन की कमान जगदीश विश्वकर्मा के हाथों में है। बिहार में संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले भी जुलाई महीने तक 9 राज्यों के नए प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान किया गया। हालांकि सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश को लेकर है। क्या 2026 में ही मोदी 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर निश्चिंत होना चाहते हैं? लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के जरिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को नई दृष्टि देने की कोशिश की गई। साथियों, कोई नहीं भूल सकता कि कैसे बाबा साहब आंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास हुआ। दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार ने यह पाप किया और यहां यूपी में सपा वालों ने भी यही दुस्साहस किया। लेकिन भाजपा ने बाबा साहब की विरासत को मिटने नहीं दिया। ये हमारी सरकार है जिसने मुलायम सिंह यादव जी और तरुण गोगोई जी जैसे अनेक नेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। कांग्रेस से
यहां समाजवादी पार्टी से कोई भी ऐसी उम्मीद तक नहीं कर सकता। राष्ट्र प्रेरणा स्थल से बाबा साहेब आंबेडकर का जिक्र और मुलायम सिंह यादव को दिए गए सम्मान पर फोकस। यह मोदी का वो स्ट्रोक है जिसकी राजनीतिक जानकार महीन तरीके से व्याख्या करते हैं। मसलन ओबीसी और दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश। यूपी में 50% से ज्यादा ओबीसी मतदाता हैं और करीब 21% दलित वोटर्स। सवर्णों में गहरी पैठ रखने वाली बीजेपी 2014 के बाद से इन दोनों वर्गों का दिल मिक्स तौर पर जीत सकी है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया। सीडीएस के आंकड़े बताते हैं कि 82% यादव वोटर्स ने इंडी गठबंधन का साथ दिया, जबकि एनडीए को 15% ही वोट मिल सके। कुर्मी कोयरी के 34% वोटर्स इंडी को तो 61% ने एनडीए पर भरोसा जताया। अन्य पिछड़ी जातियों में 34% समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जाते दिखे और 59% बीजेपी के गठबंधन के साथ गए। इसी तरह जाटव समुदाय का 25% वोट इंडी अलायंस को गया। इससे कम 24% वोट एनडीए को मिले। गैर जाटव दलित वोटर्स का 56% हिस्सा अखिलेश और राहुल को मिला। वहीं बीजेपी 29% ही पा सकी। बीजेपी इस रिएक्शन के बाद 33 सीटें जीत गई और 3 सीटें सहयोगियों को मिली। इस रिजल्ट को मोदी ने समझा, जाना और फिर डिसीजन लिया कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर को हर हाल में बदलना है, जिसके लिए मुद्दे भी सेट किए गए, टारगेट दिए गए और 2026 की टाइमलाइन फिक्स कर दी गई। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबान सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता। कहते हैं कि किसी देश की ताकत को अगर आंकना हो तो उसकी जेब नाप लो। भाई बोलचाल में ये नहीं बोलते हैं कि फलाना की औकात है तो खड़े खड़े खरीद लेगा। तो खरीदने के लिए जेब में तो पैसा होना चाहिए ना, तभी ना खरीदेगा। जेब में फूटी कौड़ी होगी नहीं। अब बात ऐसे हवा हवाई। सच ये है कि बीते 10 साल में देश की इकोनॉमी भी बढ़ी है और लोगों की कमाई भी बढ़ी, लेकिन नरेंद्र मोदी की चुनौतियां खत्म नहीं हुई। कुछ ना कुछ आकर खड़ा हो ही जाता है, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आई चुनौती, रूस से लगातार तेल आयात और ब्रिक्स में भारत के ऊंचे होते झंडे से ट्रंप मुंह फुलाकर फूफा की तरफ बैठ गए। पिछले अगस्त में भारत पर 50% टैरिफ ठोका। सबने कहा कि अरे अब तो गया मामला, सब बैठ जाएगा, डेड इकोनॉमी बताने लगे लोग। पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन हुआ क्या? विकास दर डबल डिजिट के करीब पहुंचती चली जा रही है धीरे धीरे। अमेरिकी संस्थाएं कह रही हैं कि भारत की स्पीड को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो क्या तीसरी बड़ी इकोनॉमी 2026 में बन जाएगा भारत, या इंतजार अभी और करना होगा? हम उन संस्कारों में पले बड़े हैं जहां राष्ट्र नीति ही राजनीति का आधार है। हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाला एक एक पैसा देशवासियों की सुविधा और सामर्थ्य को बढ़ाने का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्र नीति का पहला लक्ष्य है हिंदुस्तान को विकसित बनाना, विकास को उस पायदान पर ले जाना जहां ना तो ट्रंप के टैरिफ अटैक का कोई असर पड़े और ना ही वैश्विक स्तर की आर्थिक चुनौतियों की कठिनाइयों को झेलना पड़े। इस लिहाज से देखा जाए तो मोदी सही ट्रैक पर चल रहे हैं। 2026 को लेकर जो आकलन किया जा रहा है उसमें फिट भी हो रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की ग्लोबल इकोनॉमिक्स एनालिस्ट रिपोर्ट मैक्रो आउटलुक 2026 में बताया गया है कि 2026 में अमेरिका की विकास दर 2.6% रह सकती है।
चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया कि 2026 में वो 4.8% की दर से बढ़ सकती है, जबकि भारत को लेकर आकलन किया गया कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 2026 में 6.7% रह सकती है। माना जा रहा है कि यह रफ्तार भारत के लिए विकास की संभावनाओं को पहले के मुकाबले बढ़ा सकती है और निवेश के मौकों में इजाफा करेगी। सरकार से लेकर आर्थिक जानकारों को भरोसा है कि 2026 में निवेश का आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर देगा और यह मोदी के आत्मविश्वास को बुलंदियों पर पहुंचाने वाला होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में भारत में कुल विदेशी निवेश $80.6 बिलियन का आया था। 2026 में इस ऑल टाइम हाई आंकड़े को भी पीछे छोड़ने के कयास हैं। मोदी के हिंदुस्तान में विकास की असीम संभावनाओं को इससे भी समझ सकते हैं कि न्यूजीलैंड के साथ हुए हालिया समझौते से $20 बिलियन आने की उम्मीद है, जबकि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेस्टिन जैसे देश अगले 15 सालों में $100 बिलियन के निवेश के लिए तैयार हैं। कई कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए लालायित हो रही हैं। अमेज़न अगले 5 साल में भारत में $35 बिलियन का निवेश कर सकती है। फोकस क्विक कॉमर्स से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई तक है। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला ने 2030 तक $17.5 बिलियन के निवेश की घोषणा की। इससे भारत को एआई के लिए तैयार किया जा सकेगा। गूगल ने भारत में अपना एआई हब बनाने के लिए $15 बिलियन खर्च करने का ऐलान किया। एप्पल और सैमसंग भी भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस लगातार बढ़ा रही हैं। एक तरह से कहा जाए तो दुनिया के कई मुल्कों से ज्यादा तवज्जो हिंदुस्तान को मिलने वाली है और यह सब मुमकिन हो सका मोदी की नीतियों की बदौलत। कूटनीति के मंच पर कई दफे जीत हासिल करने वाले मोदी के प्रयासों से भारत के विकसित भारत की तरफ बढ़ने की अथक मेहनत का नतीजा है। आज बिजनेस वर्ल्ड में भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस की चर्चा होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत 8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है? मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। असल में बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। इकोनॉमिक वर्ल्ड में मोदी के सामने बड़ा चैलेंज ट्रंप के टैरिफ का असर कम करना भी है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता बड़े ऐलान के साथ हिंदुस्तान के हाथों आ रही है। ब्रिक्स देशों ने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने का फैसला लिया है। फिलहाल ब्रिक्स देशों के पास दुनिया का आधा यानी कि 17,500 टन सोना है। ट्रंप की नजरों में यह संगठन अमेरिका विरोधी समूह है, इसीलिए वो बार बार चेतावनी देते हैं। मगर भारत को लेकर ट्रंप के बदलते तेवर बता रहे हैं कि टैरिफ प्रॉब्लम के 2026 में सॉल्व होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। हालांकि इससे भारत और रूस के बीच कच्चे तेल के कारोबार में कमी आएगी। इसे लेकर भी बातचीत जारी है। Over the past years, we have done a great deal of work to develop our relationship. As our countries and our economies move at more opportunities for cooperation, we open additional areas for cooperation, including those related to high-tech, aircraft, space exploration, high-tech, and artificial intelligence. We have very close and trusting cooperation in the military and technical area, and we are planning to move forward in all of these areas. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की स्वीकार्यता इस बात का प्रमाण है कि दुनिया उन पर भरोसा करती है, उनके सुझावों और वायदों पर यकीन करती है। 2026 को पीएम मोदी इसी भाव के साथ देख रहे हैं। आशान्वित विश्वास के इस संस्करण में मोदी विरासत और परंपराओं को भी सींचने में पीछे नहीं है। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा।
हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। मोदी के लिए सर्वोच्च है चरित्र और चित्रण, जीवन में मूल्यों और आदर्शों का भाव, जिनका मूल उद्देश्य ही सम्मान की भावना से जुड़ा होता है। मोदी के मन में यह भावना महज इसलिए नहीं कि वो सनातन की वैभवशाली विरासत का स्वाध्याय कर रहे हैं, बल्कि इसे ध्येय भी मानते हैं। 2026 में मोदी के प्रोजेक्ट्स में यह समाहित नजर आएगा। तीव्रता तब बहुत ज्यादा दिखाई दे सकती है जब तमिलनाडु में मोदी चुनावी दौरों पर आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत को नई धार देंगे। भगवान श्री कृष्ण हमें गरीबों की सहायता का मंत्र देते हैं और इसी मंत्र की प्रेरणा आयुष्मान भारत और पीएम आवास जैसी स्कीम का आधार बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण का ज्ञान सिखाते हैं और उसी ज्ञान की प्रेरणा से देश नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय करता है। श्री कृष्ण हमें सबके कल्याण की बात सिखाते हैं और यही बात वैक्सीन मैत्री, सोलर अलायंस और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीतियों का आधार बनती है। देखिए, साल नया हो पुराना हो, पैसा और पैसा कमाने की लालसा कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि अगर आदमी कमाएगा नहीं तो खर्चेगा कहां से। लेकिन कमाने का रास्ता सही होना चाहिए। जितना जरूरी है कमाना, उससे ज्यादा जरूरी होता है देश का सुरक्षित रहना। एक बात तो देश ही नहीं पूरी दुनिया मानती कि भारत सुरक्षित हाथ में है। पुतिन बोल चुके, ट्रंप बोल चुके, सब बोल चुके भाई, लेकिन नई चुनौती घर के अंदर खड़ी हो गई। 12 साल बाद जैसे बम फूटा वैसे धमाकों की चुनौती, ये दोबारा ना हो, इसके लिए क्या हो रहा है? बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर पर, दोनों जगह की चुनौतियों का मोदी कैसे सामना कर रहे हैं, देश को इसके लिए कैसे तैयार कर रहे हैं, 2026 में क्या कुछ करने वाले इन चुनौतियों से निपटने के लिए, ताकि पूरा देश चैन की नींद सो सके। देखिए इस रिपोर्ट। नया साल हिंदुस्तान की नई उम्मीदों को परवान देगा, मगर मोदी पाकिस्तान के दिलों में तूफान लाने वाले हैं। तबाही का ऐसा खौफ पैदा कर सकते हैं जिसका ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में नजर आया था। ऐसे कई हथियार इंडियन आर्मी का पार्ट बनने वाले हैं जो मुनीर एंड गैंग के लिए बारूदी मौत से कम नहीं। तेजस मार्क 1A यानी भारतीय आसमान की देसी रीढ़, हिंदुस्तान के फाइटर जेट की डिलीवरी 2026 में जितनी तेज होगी, पाकिस्तान की सांसें उतनी ही रफ्तार के साथ सांस छोड़ती नजर आएगी। आधुनिक एवियोनिक्स, बेहतर रडार और एडवांस्ड हथियारों के साथ तेजस MK1A जब वायुसेना का साथ देगा तो मोदी की तरफ से मुनीर के पक्के इलाज का पुख्ता इंतजाम होगा। भारत को पहला स्वदेशी रूप से निर्मित C-295 ट्रांसपोर्ट विमान भी 2026 में मिलने वाला है। परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन भी नेवी का हिस्सा बन सकती है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी, महेंद्रगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी भी नौसेना के तरकश का पार्ट बनेंगे। आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल भी 2026 में एंट्री लेने वाले हैं। इसके अलावा कई बड़ी ऐसी डील होने वाली है जिसके जरिए डायरेक्ट मैसेज पाकिस्तान को दिया जाना है और शायद इसीलिए मोदी बार बार ऑपरेशन सिंदूर के चैप्टर को क्लोज नहीं करना चाहते। मैं फिरोजपुर का रहने वाला हूँ और हमारे उधर मिशन सिंदूर जब शुरू हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे, मतलब वो हमारी रक्षा के लिए, जब पाकिस्तान सूरज ड्रोन आ रहे थे और वो हमारी रक्षा के लिए आए थे। मैंने सोचा उनकी सेवा करते मैं उनके लिए दूध, चाय, लस्सी, बर्फ रोज लेके जाता था। यस। तो कितने दिन किया? ये जितने दिन हो रहे मैं लगातार उनके लिए लेके जाता था।
तो फिर सब तुम्हें जानते होंगे। यस सर। तो अभी याद करते हैं कोई यस सर। कि सब भूल गए? नहीं सर, करते हैं सर। और तो पूरा दिन वहीं रहते थे तो? सर पूरा दिन वहीं। तुम्हारे साथ और भी कोई होता था कि अकेले चले जाते? नहीं, मैं अकेले ही सर जाता था। अच्छा, यस। ऐसा विचार कहाँ से आया आपको? सर मेरा शौक ही था और बड़े होके भी आर्मी ऑफिसर बनना और देश की सेवा करनी। अच्छा, आर्मी में जाओगे? यस सर। मोदी के सामने जितना बड़ा चैलेंज बॉर्डर पार के खतरे को रोकना है, उतना ही बड़ा टारगेट है घुसपैठ की समस्या से मुक्ति दिलाने का। मोदी का यह मिशन नए साल में संपूर्ण हो सके, इसके लिए ऑपरेशन नॉन स्टॉप जारी है। सूरत की बंगाली बस्ती कभी बांग्लादेशियों से भरी हुई होती थी, लेकिन आज ये पूरी की पूरी बंगाली बस्ती जो है वो सुनसान पड़ी हुई है, क्योंकि करीब यहाँ से 500 से ज़्यादा बांग्लादेशी जो है वो भाग चुके हैं। कुछ तब भागे जब बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने का काम पूरे गुजरात में एक साथ शुरू हुआ तब, और कुछ तब भागे जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई और उन लोगों को दस्तावेज नहीं दिखाने थे, इसके डर से वो भागे। अब देखिए इन गलियों में आपको अधिकतर मकान जो है यहाँ पर बंद नजर आ रहे होंगे। हालांकि कुछ मकानों को अब फिर एक बार किराए पर दे दिया गया है, जहाँ पर यूपी और बिहार के लोग रहते हैं। उम्मीदों के साए में संकल्पों को मुकाम तक पहुंचाना ही कर्तव्यों की इतिश्री नहीं होती। मोदी 2026 के लिए भी ऐसी ही सोच रखते हैं। बीते 11 सालों से जिस मकसद के साथ वो डटे हैं, उसे एक पायदान और आगे ले जाने की तैयारी में वे जुटे हैं। हालांकि ये आहिस्ता आहिस्ता होगा या फिर सवालों के साथ ये प्रश्न मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाता हूं जिसमें हर किरदार क्लाइमेक्स की तरफ ले जाता है। भारत के अंदर मौजूद वो गद्दार जिनके लिए पैसा ही माई बाप, जो खाते यहां का है लेकिन काम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले पहलगाम हमले के बाद से ही भारत की एजेंसियों ने जासूसी के एक ऐसे खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। इस गिरोह में ट्रैवल ब्लॉगर, ऐप डेवलपर, सिक्योरिटी गार्ड, कई दर्जन भर नाम निकल कर आए, जिसमें हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा से लेकर कई ऐसे नाम थे जिनके बारे में कभी किसी ने ज्यादा सुना और सोचा नहीं था। हनी ट्रैप और पैसों के लालच में फंसकर देश की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को लीक करने वालों में कितने लोग हैं, कौन कौन से पकड़े गए और इसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी क्या रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात का सहदेव सिंह गोहिल, यूपी का रविंद्र कुमार, हरियाणा के देवेंद्र सिंह, प्रवीण मिश्रा, विकास, भागचंद। देश के इन गद्दारों के चेहरों को देख लीजिए। हिंदुस्तान को धोखा देने वालों को गौर से पहचान लीजिए। चंद पैसों के लिए इन्होंने अपना ईमान बेचा, गैरत बेची, इज्जत बेची और नापाक पाकिस्तान के हाथों हिंदुस्तान की सुरक्षा का सौदा भी करने लगे। ये वो चेहरे हैं जो जिन्ना के आतंकी मुल्क के मोहरे हैं। कहने के लिए उंगलियों पर गिने जाने वाले गद्दार हैं, लेकिन असल में बेहद खतरनाक साजिश का हिस्सा हैं, जो देश में रहकर देश का खाकर वतन के साथ गद्दारी करते हुए पकड़े गए। आतंकी मुल्क पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए गिरफ्तार किए गए और इनमें सबसे चर्चित नाम है ज्योति मल्होत्रा का। खूबसूरत चेहरा, ग्लैमरस लाइफ, दुनिया भर में घूमना, हर जगह के वीडियो बनाना। ज्योति मल्होत्रा वो नाम था जिसे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर जानते थे, जिसके बनाए वीडियो पर हजारों की संख्या में व्यूज आते थे। लेकिन फिर एक तारीख आई जिसने ज्योति को सोशल मीडिया की चौहद्दी से बाहर देश में बड़ी सनसनी बना दिया। जब इस हसीना का सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। 16 मई 2025 को गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा की कुंडली खंगाली गई तो पता लगा
कि ज्योति तो जहरीली है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। वो भी ऐसी वैसी जासूसी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लगा। पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ वो कांटेक्ट में थी। भारत से जुड़ी सीक्रेट जानकारी उसने लीक की। पाकिस्तानी टूर के दौरान एजेंट से मिली। आईएसआई एजेंट शाकिर हसन अली से बात करती थी। पाकिस्तान के हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से ज्योति की करीबी थी। कई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को भेजी थी। लेकिन ज्योति की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती। ज्योति की कहानी इसीलिए थोड़ी टेढ़ी हुई कि जिस पाकिस्तान और पाकिस्तानी से हर हिंदुस्तानी 100 बार संभल कर मिलता है, उसी पाकिस्तानी दूतावास के मुलाजिम दानिश से ज्योति की गहरी दोस्ती थी। ज्योति पढ़ी लिखी थी, उसने ग्रेजुएशन कर रखी थी। एक यूट्यूबर या व्लॉगर होने के नाते उसे ये पता था या पता होगा कि व्हाट्सएप कॉल, स्नैपचैट और टेलीग्राम पर किसी पाकिस्तानी से बात करने का मतलब क्या होता है। ज्योति पहली बार 2023 में पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तानी वीजा हासिल करने के लिए जब ज्योति नई दिल्ली में पाक एम्बेसी पहुंची, तब पहली बार उसकी मुलाकात वहां दानिश से हुई। जल्द ही दानिश से उसकी दोस्ती हो गई। ज्योति को पाकिस्तान का वीजा मिल गया और चौथा दिन वो पाकिस्तान में ही रही, फिर लौट आई। लेकिन दानिश से उसका संपर्क बना रहा। इसके बाद साल 2024 में बैसाखी के त्योहार के दौरान ज्योति को फिर से पाकिस्तान का वीजा मिला। इस बार वह 17 अप्रैल 2024 को पाकिस्तान पहुंची, वहां के लिए रवाना हुई, लेकिन उसकी वापसी 25 मई 2024 को हुई क्योंकि उसका वीजा एक्सटेंड कर दिया गया था। और सूत्रों की मानी जाए तो वीजा एक्सटेंड करने में भी दानिश की ही मदद उसे प्राप्त हुई थी। पाकिस्तान में ज्योति के दूसरे दौरे के दौरान उसकी मुलाकात PIO के 3 और जासूसों से हुई। पाकिस्तान में ज्योति के रहने, घूमने, खाने, पीने का सारा इंतजाम दानिश के कहने पर किया गया था। ज्योति की सुरक्षा में बाकायदा पाकिस्तानी पुलिस के जवान भी तैनात किए गए थे। पहलगाम अटैक से ठीक पहले ज्योति मल्होत्रा पहलगाम गई और फिर पाकिस्तान भी गई। लेकिन खुलासा हुआ कि पहलगाम को लेकर मोतीराम जाट नाम का शख्स भी कटघरे में है। मोतीराम जाट के बारे में सामने आया कि वो मोतीराम CRPF की 116वीं बटालियन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। मोतीराम जाट 15 अप्रैल तक पहलगाम में पोस्टेड था और फिर 22 अप्रैल को आतंकी हमला हो गया। ऐसे एक दो नाम नहीं है, देश में ऐसे कई गद्दार हैं जिन्होंने चंद सिक्कों की खातिर अपना ज़मीर तक बेच दिया। खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए। इसी महीने के पहले हफ्ते में गुजरात ATS ने गोवा और दमन से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक रिटायर्ड सूबेदार और एक महिला भी शामिल थी। दोनों को ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया। दोनों के पास से संवेदनशील दस्तावेज और ISI से जुड़ी हुई चैट भी मिली है। इससे पहले मई में गुजरात ATS ने कच्छ से एक शख्स सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया था, जिस पर देश की सुरक्षा एजेंसीज की मौजूदा सैन्य इकाइयों की फोटो, वीडियो व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी एजेंट को भेजने का आरोप था। दिसंबर में ही राजस्थान CID ने पंजाब के प्रकाश सिंह उर्फ बादल को ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में श्री गंगानगर से पकड़ा, जो सेना की मूवमेंट, सैन्य ठिकानों और बॉर्डर निर्माण की फोटो, वीडियो पाकिस्तान भेजता था। हरियाणा के हिसार के ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा के कैथल का देवेंद्र सिंह, हरियाणा के नूह से अरमान, हरियाणा के नूह से ही तारीफ, यूपी की कैराना का नुमान इलाही, पंजाब के गुरदासपुर से करणबीर सिंह, पंजाब के गुरदासपुर का सुखप्रीत सिंह, पंजाब के मलेरकोटला से यामीन मोहम्मद, पंजाब के मलेरकोटला से ही गजाला, पंजाब के जालंधर से मोहम्मद मुर्तजा अली। ये वो लिस्ट है जो बताती है कि ISI ने हिंदुस्तान में जासूसी नेटवर्क के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान जासूसी के लिए लोगों को कैसे फंसाता है, कैसे एक आम इंसान देश से गद्दारी कर बैठता है।
पाकिस्तान लंबे समय से भारत में संवेदनशील सूचनाएं हासिल करने के लिए भारत में जासूसी करवाता रहता है। आमतौर पर इस काम के लिए यहीं के लोगों को फंसाया जाता है। पैसों का लालच या हनी ट्रैप के जरिए आम लोगों को फंसाया जाता है। खासतौर से मोटी रकम का लालच देकर वतन से गद्दारी करवाई जाती है। यानी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले के लिए पाकिस्तान जाना जरूरी नहीं है, बल्कि बिकना जरूरी है। सुरक्षा एजेंसीज के मुताबिक ये जासूसी नेटवर्क खास तौर से 20 से 30 साल के लोगों को अपना निशाना बनाता था, जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। इनमें से कई लोग अनजाने में जाल में फंस गए, जबकि कुछ को पैसे और अन्य तरह के प्रलोभनों ने लालच में डाल दिया। ज्योति मल्होत्रा का मामला ही ले लीजिए। गिरफ्तारी से पहले यूट्यूब पर करीब 4 लाख फॉलोअर्स थे, फेसबुक पर 3,22,000 और इंस्टाग्राम पर तकरीबन 1.5 लाख फॉलोअर्स थे। जिनकी जितने ज्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स होते हैं, सेंसिटिव जगहों पर उनकी पहुंच उतनी ही आसान होती है। खास बात तो यह है कि ज्योति गुरुग्राम की कंपनी में नौकरी क्या करती थी, सिर्फ 20,000 रुपए कमाती थी, लेकिन कोरोना के दौरान नौकरी छोड़ दी और ट्रैवल ब्लॉग बनाने लगी। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यूएई, भूटान, नेपाल और चीन तक जा चुकी थी। दिल्ली से लेकर अंबाला तक और लाहौर से लेकर कराची तक उसके कई दोस्त बन गए। वो अक्सर अधिकारियों के साथ हॉलिडे पर भी जाती थी। हवाई सफर फर्स्ट क्लास में करती थी। पाकिस्तान में तो ज्योति को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला। ज्योति ने लग्जरी होटल में समय बिताया, हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात की। ज्योति फिलहाल हिसार की सेंट्रल जेल में बंद है। अब कासिम नाम के इस मौलाना को ही देख लीजिए, ये हुलिया बदलने में भी माहिर है। इसका जासूसी वाला खेल भी अब ओवर हो चुका है। खुलासे के मुताबिक कासिम का पाकिस्तान में आईएसआई हैंडलर से डायरेक्ट कनेक्शन था। वो बकायदा 2 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। पहली बार अगस्त 2024 में और फिर मार्च 2025 में। करीब 90 दिनों के इन अलग अलग विजिट में उसे लाहौर में ट्रेनिंग दी गई थी। लाहौर के आर्मी कैंप में उसे सिखाया गया कि जासूसी किस तरह करनी है। पहलगाम हमले से ठीक पहले कासिम पाकिस्तान से वापस लौटा था और आईएसआई के बताए गए मिशन पर काम कर रहा था, लेकिन इस बार कासिम को जासूसी के आरोप में राजस्थान के मेवात इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया।